चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? म्यूचुअल फंड। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है। पढ़ लिया? चलो, अब जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड का मतलब हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग है ना, है ना, यही सारी कंपनीज नहीं कहते, क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ट्रस्ट। तो आप इसको कंपनी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी, इसका मतलब तो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी हो जाएगी। पर क्या म्यूचुअल फंड कंपनी होती है क्या? ना, वो क्या होता है? ट्रस्ट। तो आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अगर आप देखेंगे तो लगभग भारत के जितने टॉप कॉर्पोरेट्स हैं सब म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसे हुए हैं। आप देख लीजिए, सबका सब है। हाँ, ये अलग बात है कि सबसे नामी कौन है? यूटीआई म्यूचुअल फंड, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में एंट्री भी म्यूचुअल फंड में कौन मारा था? यूटीआई। यूटीआई है, एलआईसी है, एसबीआई है, ये सब हो गया पब्लिक सेक्टर। बाकी प्राइवेट सेक्टर में आप देख रहे हैं बिरला सन लाइफ, जो बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, रेलिगेयर है। लगभग जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं इस देश के, सब म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसा हुआ नजर आएगा आपको, है ना। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत प्यार से धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं और आराम से अपना पूरा का पूरा बेस मजबूत करेंगे। टाइम के चक्कर में नहीं फंसेंगे, जल्दी जल्दी करना। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना नॉलेज हिल जाता है ना। नॉलेज अच्छा रखना है हमें, ठीक है जी। तो आज भी मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। 2 बार पढ़ाना ना मुझे म्यूचुअल फंड, ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के बाद भी, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, एक बार एक काम करो, म्यूचुअल फंड होता क्या है इसका इंट्रो पिछली क्लास में हो चुका है। अच्छा, पिछली क्लास में भी 2 बार पढ़े थे क्या म्यूचुअल फंड? तो इसका मतलब पिछले 4 घंटे की क्लास लगभग म्यूचुअल फंड पे हो चुकी है। लेकिन उस 4 घंटे में हमने जितना पढ़ा था उसका जो मेजर टेक अवे है वो मैं करा देता हूं। जल्दी बताइए, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड एक फंड होता है। बोलो, म्यूचुअल फंड। इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो स्टैब्लिश होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव है? मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए ये क्या करते हैं? स्कीम्स लॉन्च करते हैं। हर स्कीम के अंदर ये क्या बेचते हैं? यूनिट्स। और यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे वो अपना क्या बनाते हैं? कॉर्पस। और कॉर्पस को अपने पास रखते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। बोलो, कहां इन्वेस्ट करते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटीज, सिल्वर या सिल्वर से रिलेटेड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर, या सच अदर एसेट जो सेबी परमिट करे। कौन परमिट करे? सेबी परमिट करे। तो ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई एकदम नया बच्चा भी क्लास में बैठेगा ना, तो भी उसको ये डेफिनेशन तो याद हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन बड़ा प्यार से बनाया है मैंने। देखिए, सबसे पहले बताओ, म्यूचुअल फंड क्या है? एक फंड है जो स्टैब्लिश हुआ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जिसका क्या काम है? मनी रेज करना। क्या रेज करना? मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए क्या करता है? स्कीम्स लॉन्च करता है। क्या लॉन्च करता है? स्कीम्स। हर स्कीम के अंदर क्या बेचता है? यूनिट्स। यूनिट्स को बेचने से जो पैसा आता है उसको इकट्ठा करता है, जिसको पूल्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। उसी को कॉर्पस बोलेंगे। जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, तो म्यूचुअल फंड का क्या होता है? कॉर्पस। इसी कॉर्पस को वो लोग नेट एसेट्स बोलते हैं। आज मुझे पढ़ाना ना नेट एसेट वैल्यू। इसी कॉर्पस को क्या बोलते हैं? वो नेट एसेट, या एसेट बोल दीजिए। नेट निकालने में तो माइनस भी करना पड़ेगा। आप जानते हो ना, किसी चीज का जब नेट निकालते हैं तो माइनस करके नेट निकलता है ना। तो आप इसको एसेट समझो। इनका कॉर्पस उनके लिए तो एसेट ही हुआ ना यार। अरे, स्कीम के अंदर यूनिट बेच बेच के जो पैसा इकट्ठा किया, तो उनके लिए वो एसेट ही हुआ ना। उसी एसेट को वो कहां इन्वेस्ट कर देंगे? बोलो, सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बोलो। दूसरा बोलो, मनी मार्केट, जो सरकारी मार्केट है। तीसरा बोलो, गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज में, या सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड सिक्योरिटीज में, या रियल एस्टेट एसेट्स में, या सच अदर इंस्ट्रूमेंट या एसेट जो सेबी परमिट करे। सब मिला के 6 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, पर इन 6 में से सबसे ज्यादा ही जाने जाते हैं शेयर मार्केट के लिए। ये अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेजर टारगेट शेयर मार्केट है। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा मनी मार्केट में भी लगा देगा, थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में भी लगाता दिखेगा, थोड़ा बहुत पैसा सिल्वर में भी लगाता हुआ दिखेगा, कहीं कहीं रियल एस्टेट में भी घुस जाते हैं थोड़ा बहुत ही, लेकिन इनका मेजर टारगेट कहां रहता है? शेयर मार्केट।
अच्छा, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, कौन से पैसे को? कॉर्पस को। अच्छा, कॉर्पस को इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न आएगा, वही रिटर्न वो किस में बांट देगा? यूनिट होल्डर में। किस में बांट देगा? यूनिट होल्डर में, क्योंकि यूनिट्स को बेच के तो पैसा आया था, तो जिसको यूनिट्स बेचोगे वो क्या कहलाएगा? यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर को दे दिया जाता है डिविडेंड। क्या दे दिया जाता है? डिविडेंड। समझ में आ गया म्यूचुअल फंड बिजनेस क्या होता है? समझ में आ गया। तो म्यूचुअल फंड छोटे छोटे इन्वेस्टर से यूनिट बेच के पैसा लेता है। क्या बेच के पैसा लेता है? यूनिट बेच के पैसा लेता है। शेयर्स का दाम ज्यादा भी हो सकता है। अब एमआरएफ का शेयर का दाम क्या है बताइए? लाख रुपए के आसपास है नहीं, लेकिन यूनिट जनरली 10 रुपए का हो। जनरली कितने का? 10। तो गरीब भी कहां इन्वेस्ट कर सकता है? म्यूचुअल फंड में। इसलिए आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड थोड़ा सामाजिक जैसा है, सोशल जैसा है, इसलिए सरकार इसको बहुत प्रमोट करती है। आपने देखा होगा, है ना, हमेशा एडवर्टीजमेंट आता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, देखा होगा तो खूब। और सरकार भी बहुत बार बोलती है कि आप सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। आप किसको पैसा दीजिए? म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने टीम का इस्तेमाल करके आपके पैसे का एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या करेगा? रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट करेगा। और उस इन्वेस्टमेंट में देखो, लॉस तो किसी को भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, लेकिन यह कि तुम जितना ज्यादा गिरते उतना वो नहीं गिरेगा, क्योंकि जहां उनको लगता है कि मेरा पैसा गिर रहा है, उस तुरंत प्लान बी ला देते हैं, तुरंत प्लान सी ला देते हैं, क्योंकि उनका 24 घंटा काम ही यही है। अरे हम आप 24 घंटे स्टॉक मार्केट वाले लोग थोड़ी हैं। मान लो मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, तो मैं सिक्योरिटी लॉ का कंप्लाइंस ऑफिसर हूं ना यार। सिक्योरिटीज मार्केट में थोड़ी बैठा रहता हूं 24 घंटे, वो तो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो हम जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो हमारा पार्ट टाइम काम है। सुबह उठे, आधा घंटा शेयर मार्केट को दे दिया, लेकिन दिन भर तो भाई केएमपी बनूंगा, कंप्लाइंस ऑफिसर बनूंगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर बनूंगा, यही काम करूंगा ना मैं। सही बोलना कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे आप शेयर मार्केट पे नहीं लगा सकते, आप अपना पैसा किसको दीजिए? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 24 घंटा किस पे लगाएगा? शेयर मार्केट पे लगाएगा, क्योंकि उनका काम ही यही है। आपके पैसे से वो 10 रुपया कमाएगा, 10 में से 1 रुपया रख लेगा कमीशन, 9 रुपया आपको दे देगा। पर फिर भी 9 तो मिला, 1 ही रुपया तो रखा, पर 1 रुपया के चक्कर में आपका कम से कम रिस्क मिनिमाइज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए आप। तो म्यूचुअल फंड मुझे लगता है अच्छी चीज है। आप भी अपने घर वाले को, माता पिता को, खानदान में, है ना, फूफा जी को जो मुंह फुलाए रहते हैं ज्यादातर, फूफा जी को, इन सबको बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, है ना। जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा कोर्स कर रहा है कोई। कितने लोग अपने फैमिली में सीएस से जुड़ा हुआ एडवाइस देते हुए नजर आते हैं, जैसे अपने रिलेटिव्स को बोले कंपनी बना लीजिए, बोला है कभी? क्या ये दुकान खोल के बैठे हुए, कंपनी में कन्वर्ट कीजिए, एलएलपी में कन्वर्ट कीजिए, बोलते हैं तो घर से निकाल दिए गए। अच्छा, सुनते नहीं है, क्या बोलते हैं वो? खुद जाके अपना करियर बनाओ, हमें मत दो एडवाइस। इस देश में ये काफी चलता है। चक्कर क्या है, यही पैसा लेके एडवाइस दोगे ना तो इज्जत है, अब वही एडवाइस मुफ्त में दे दिए ना तो उसका इज्जत नहीं है। सही होता है कि नहीं होता, पहले बताइए आप, है ना। तो ऐसी कहानी, लेकिन आप फिर भी बोलना चाहिए, अपना इज्जत तो बनाना है। कैसे मालूम चलेगा किसी को कि हम इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं? जैसे आप बोले, आपको विश्वास नहीं होगा, ज्यादातर बच्चा जो CHEE में होता, फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन किया, उस समय मैं ज्यादा गर्मी में रहता था। जहां CS फाउंडेशन में एडमिशन कराया, घर, खानदान, ट्रेन, एरोप्लेन, हर रिक्शा वाला तक से पूछ लेता था कि जानते हो बियरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है। नया नया जब नॉलेज होता है तो गर्मी ज्यादा रहती है, लेकिन मुझे याद है इसका फायदा हुआ था। मुझे आज तक याद है, मैं अपनी मौसी के घर गया था, उनके यहाँ कोई आए थे और मैं बड़ा भाषण मारा, मेरी मौसी बोलने में बहुत आगे, और मैं CS फाउंडेशन में था, बोली लगभग CS हो गया है इसका। मैंने कहा ज्यादा हो गया भाई, है ना। और वो आदमी मेरे से कंपनी बनवाने के लिए तैयार हो गया, आता नहीं था। CS फाउंडेशन में मैं था। अच्छा, फाउंडेशन का बच्चा कैसे कंपनी बना देगा यार? अच्छा, तुम ही लोग CHEE में जब थे, सुना भी था कंपनी इनकॉर्पोरेशन, क्या समझोगे तुम? स्पाइस प्लस फॉर्म सुना था कभी? तो बताइए, अब भाषण मार रहा था मैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, फोन बोलते CS साहब नहीं आए। CS साहब सुन के तो बस मन ही खुश हो गया। तो ऐसा कभी फील हुआ तुम लोग के साथ? कभी ऐसा हुआ कुछ भी? ट्रेन में हुआ? ट्रेन में होता है? हाँ, ट्रेन में एकदम भाषण देते जाइए, क्या पता कुछ फॉलोअर्स बन जाए आपके। जी सही बोल रहा हूं। आप लोगों को बताइए कि जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं ना, जैसे बोला क्या करते हैं आप, तो प्राइवेट जॉब करता हूं, क्या कंपनी का नाम है? तो कंपनी का नाम ना रिबॉक है। अरे भाई, रिबॉक क्या होता है? पूरा नाम बताओ। रिबॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिबॉक लिमिटेड। हम उससे समझते हैं प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड।
फिर हम उससे पूछे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जानता नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर रहता है, ये लोग फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ वो कंपनी सेक्रेटरी ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में एमडी के बगल वाला केबिन होगा। कहा हम तो जिंदगी में कभी एमडी को देखे नहीं। तुमको आप समझ जाइए आप, है ना, आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा ना, आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये सब सीएस के साइन से हुआ होगा। ऐसे सीएस के साइन से होता नहीं है ना, पर सीएस के साइन से होगा। सीएस के आप नौकरी भी लगवा देते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं साइन कर दूंगा, कौन काटेगा उसको? तो प्लीज फोन नंबर दे दीजिए अपना। बस फोन नंबर दिया, आपको विश्वास नहीं होगा, आपका बैग लेके उतरेगा स्टेशन पे वो, कि उसको लगेगा ये नौकरी दिलवा देगा। क्या दिलवा देगा? नौकरी। तो ऐसा काम करते हो कि नहीं तुम लोग? किया करो। चलिए, अच्छा एक बार कितने बच्चे आंख मूंद के म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन बोल देंगे? बोल देंगे? तो चलो एक काम करता हूं, आंख मूंदने की क्या ही जरूरत है ना। चलो मैं आगे बढ़ाता हूं, तुम लोग बोलते हैं ना। म्यूचुअल फंड क्या है? एक फंड है जो स्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। क्या काम है इसका? मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए किससे रेज करना? छोटे इन्वेस्टर से। ये छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा लेते हैं। ये मनी रेज कैसे करते हैं? ये स्कीम लॉन्च करते हैं। स्कीम के अंदर क्या बेचते हैं? यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स को बेच के बहुत पैसा आ गया। कॉर्पस, कॉर्पस को रखेंगे क्या? इन्वेस्ट करेंगे कहां? इसमें सबसे मेन कौन है? चलिए, तो आज बताओ कहां से पढ़ना? जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये पढ़ लिया था एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये भी पढ़ लिया था। ओहो, ये भी पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां से पढ़ना है। चलो, एक चार्ट मेरा रह गया था, वो मैं जल्दी से करा देता हूं। आपको याद होगा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे थे तो इतने लोग होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड को बनाने वाला कौन होता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स किसके हाथ में होते हैं? ट्रस्टी। पर म्यूचुअल फंड के एसेट्स को मैनेज कौन करता है? एएमसी। कौन करता है? एएमसी। एएमसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजर। एएमसी को क्या बोलते हैं? फंड मैनेजर। ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद ये सब किसके बेनिफिट के लिए होता है? यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए होता है। अब बाकी 3 एजेंसीज और होती हैं, कस्टोडियन, आपका एसटीए और डिपॉजिटरी। यही कहानी है ना। तो आपको याद होगा, एक चार्ट मुझे बताना है, वो मैं बता देता हूं आपको। आइए, कि म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली काम कैसे होता है। ये देखो, ये देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने क्या किया होगा? स्कीम लॉन्च किया होगा। स्कीम के अंदर क्या बेचा होगा? यूनिट्स। यूनिट्स को बेच के क्या इकट्ठा हुआ? पढ़ो तो, फंड कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं, इसी को कॉर्पस बोलोगे तुम। अच्छा, अब कॉर्पस आ गया, याद रखना म्यूचुअल फंड का काम यहीं तक था। अब म्यूचुअल फंड के आगे का काम कौन करेगा? इसका एएमसी। तो म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एएमसी। अब देखिए एएमसी कौन है, ये देखो, ये का रोकिए सर, रोकिए। रुक गया? नहीं रुका। चलिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप। देखो तो सबसे पहले बिल्डिंग का क्या नाम है? अरे भगवान, वो बिल्डिंग नहीं, इधर वाला जहां पे मुच्छर खड़ा है, एएमसी। एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंपनी है, कंपनी सेट वाली कंपनी है। उसके अंदर कौन बैठा होगा? फंड मैनेजर। देखो बिल्डिंग में बैठा हुआ ना, तो बिल्डिंग में नहीं, सब बिल्डिंग पे बैठा हुआ लग रहा है ये तो। अच्छा, तो ये पैसा किसको दिया जाएगा? एएमसी को। एएमसी के अंदर कौन बैठा हुआ है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इस पैसे का क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। बताओ कहां इन्वेस्टमेंट करेगा? इनका मेन इन्वेस्टमेंट कहां होता है? जल्दी बताइए। स्टॉक मार्केट। तो सुनो, ऐसे होगा। स्टेप नंबर देखिए, स्टेप नंबर 1 में आएगा फंड, इसी को तुम क्या बोलते हो? कॉर्पस। ये कॉर्पस, सुनो इधर देखो, कॉर्पस किसको दिया जाएगा? एएमसी को। ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है। एएमसी के अंदर कौन बैठा हुआ है? फंड मैनेजर। दिमाग किसका यूज होगा? तो मैंने एरो सीधा दिमाग में घुसा दिया, देखा? दिमाग किसका इस्तेमाल होगा? फंड मैनेजर का। अब फंड मैनेजर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, देखो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पैसा कहां लगाएगा? शेयर मार्केट में। कहां लगाएगा? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी एंड अदर्स, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर, क्या हो गया? स्टेप नंबर 4। अच्छा, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से इनको प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट किसको दे देंगे? यूनिट होल्डर्स को। क्योंकि ये फंड किससे? ये पब्लिक इन्वेस्टर कौन है? इस पब्लिक इन्वेस्टर का क्या नाम होगा? यूनिट होल्डर्स। अरे यूनिट बेच के ही ना इनसे पैसा लिए हो, क्लियर है?
तो इस चार्ट को उतारना है, क्या करना है, फोटो ही खींच पाओगे तुम, क्योंकि बना तो पाओगे नहीं। बना लोगे ऐसा, इसको बना लोगे, फंड मैनेजर कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा बनाओ तो। कहा हम फंड मैनेजर बनेंगे, आपका फोटो ना बन जाए हमसे। अच्छा फोटो से याद आया, मैंने एक स्टेटस पे आज अपना फोटो उतारते भी रहना, ये सब करते रहना, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक फोटो लगाया, वो फोटो 2012 से पहले का है। अब सोचिए 2012 में मेरा इतना छोटा सा ऑफिस था, एक चेयर, और इधर से मैं निकलता था, बस इतना ही था, लेकिन उस समय भी मैं ओनली फॉर CS था, है ना। तो आप नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस फर्स्ट आईडी देखेंगे, ऐसे उसमें 5000 फ्रेंड्स हो चुके हैं, तो उसमें बहुत पुराना पुराना फोटो सब है मेरा, और उस समय भी ओनली फॉर CS ही था मैं, और आज भी ओनली फॉर CS हूँ। देखा वो लोग फोटो, देखा तुम लोगों ने स्टेटस पे, नहीं देखा होगा मुझे मालूम है, देखा है, कहा अभी देखती हूँ, रुकी अभी देखती हूँ। तो उस समय से अभी का चेहरा बदला है या सेम ही है? बदला है। उस समय बहुत पतला था, देखा उसमें देखोगे तो, हाँ शर्ट भी लग रहा था ऐसे कुछ खुट्टी पर टांग दिया गया है, शर्ट पहना ही नहीं है मैंने, कुछ सोच रहा हूँ। उस समय मैं हंसता वस्ता नहीं था मैं, उस समय मेरा गुस्से में रहता था हमेशा, अब थोड़ा ठीक हो गया, शांत हो गया हूँ। हैं क्या हो गया, क्या आ गया, ग्लो अप। अच्छा उम्र, अच्छा उम्र, उम्र कुछ नहीं होता, उम्र एज इज जस्ट अ नंबर, है कि नहीं, है? जिनकी एज हो जाती है वो यही बोलते हैं, हम बात तो सही कह रहे हैं, जिनकी एज नहीं होती उनकी हो जाएगी बाद में, फिर वो बोलेंगे, है ना। तो मेरी एज क्या ही हो गई यार, अगर तो कोरोना का 3 साल हटा दूं, और सैटरडे संडे हटा दूं, नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे हटा दूं, तो तुम्हारे आसपास का ही होगा, हैं? तुम लोग कितने को, 18-20 के हो एवरेज, 20 के, तो 21-22 का हूँगा मैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हैं? तो कितने साल का होऊंगा मैं, तुम्हें क्या लगता है? 40? 40 ज़्यादा नहीं हो रहा है ये? 31, 32, 31? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग यही काम करो, मेरे एज का पता लगाओ। ये हो गया। अच्छा चलो, इसको कौन थ्योरेटिकली बोल सकता है? स्टेप नंबर 1 में यूनिट होल्डर को स्कीम के अंदर यूनिट बेच के कॉर्पस क्रिएशन होता है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। वो कॉर्पस किसको मिलता है? AMC। AMC किसको देता है वो? एक, हाँ एक AMC के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, और हर AMC के अंदर फंड मैनेजर्स होते हैं, है ना। तो अपने फंड मैनेजर को दे देगा। फंड मैनेजर किसका इस्तेमाल करेगा? अपने दिमाग का, और दिमाग का इस्तेमाल करके कहाँ इन्वेस्ट करेगा? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अच्छा सिर्फ शेयर मार्केट या 6 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, 6 में से कहीं भी। मेजर टारगेट क्या रहता है इनका? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, और फिर वहां से जो भी रिटर्न आएगा वो किस में बांट देंगे? यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया तुम्हें अब अच्छे से म्यूचुअल फंड करता कैसे है, ठीक ना। चलो जी, कर लिया था ये, ठीक है। अब चलो आ जाओ भाई, हेडिंग बोलो, अरे हेडिंग बोलो जोर से। म्यूचुअल फंड फंड रेज करने के लिए क्या लॉन्च करता है? स्कीम। तो म्यूचुअल फंड के जितने भी स्कीम्स होंगे वो 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला बोलो कौन? तुम लोग थोड़ा बोला करो तो मजा आएगा, बोलो। और दूसरा कौन? चलो अब सुनो अच्छे से। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूं। जहां मैं डिफरेंस बताऊंगा तो इसका मतलब दोनों का फीचर भी हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सुनो इधर। जो ओपन एंडेड स्कीम है, नाम क्या है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये तो मतलब हुआ। अरे ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब कोई अंत है क्या? तो सुनिए, ओपन एंडेड स्कीम में जब भी यूनिट्स बेचे जाएंगे तो ऑनगोइंग बेचा भी जाता है और ऑनगोइंग रीपर्चेज भी किया जाता है। रीपर्चेज का मतलब बाय बैक। अब चूंकि यूनिट वर्ड है तो यहां क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। तो यहां दोनों में कौन वर्ड लगाओगे? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब डेली म्यूचुअल फंड उस स्कीम के अंदर यूनिट्स बेचता भी है, और अगर कोई यूनिट होल्डर को लगता है कि अब हमें यूनिट रखना नहीं है तो आप सीधे म्यूचुअल फंड को ही जाके वापस कर सकते हैं, अब म्यूचुअल फंड आपको पैसा दे देगा। तो एक बात बताइए, क्या यहां पे जो यूनिट्स आपको मिलेगा, क्या आपको ये शेयर मार्केट में बेचना होगा या म्यूचुअल फंड वापस खरीद लेगा खुद ही? बताइए, इससे अच्छा लिक्विडिटी क्या चाहिए? आपने म्यूचुअल फंड से खरीदा यूनिट और म्यूचुअल फंड को ही वापस कर दिया। अब ये ऑनगोइंग चलेगा। ऑनगोइंग का मतलब तुम कल आओगे मेरे पास तो कल भी तुम्हें यूनिट दे दूंगा, है ना। तुम कल शाम में आओगे यूनिट वापस करने तो तुम्हारा यूनिट मैं वापस भी ले लूंगा। जैसे हो सकता है कि यूनिट तुमको बेचा 10 रुपए में, लेकिन जब तुम मुझे यूनिट वापस बेचने आए तो यूनिट चल रहा था 12 रुपया,
तो मैं तुम्हें 12 रुपया दूंगा, तुम्हें 2 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया। तुम जब मेरे से यूनिट खरीदे तो 10 में खरीदे, लेकिन जब यूनिट वापस करने आए मुझे तो 8 रुपया चल रहा था, तो तुम्हें 2 रुपये का लॉस हो गया। तो ऑन गोइंग बोलो, ऑन गोइंग सेलिंग भी और ऑन गोइंग परचेज भी। परचेज का मतलब अगर म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा है तो रिडेम्पशन कर रहा है, तो ऑन गोइंग चलता रहता है, मतलब इसका कोई टाइम नहीं है। जैसे पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू क्लोज एंडेड होता है, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्लोज एंडेड हो गया ना। ये ओपन एंडेड है, क्या है, ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है बताइए, ऑन गोइंग सेलिंग भी और ऑन गोइंग रीपर्चेज भी या परचेज भी। परचेज को क्या बोलेंगे, रिडेम्पशन। बेचने को क्या बोलेंगे, इशू। तो इशू भी चलता रहेगा और रिडेम्पशन भी चलता रहेगा, ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग। तो कुछ बोलो सर ऑन गोइंग का कोई तो अंत होता होगा। तो ऐसे कोई स्कीम है, जैसे हमने निकाला ओपन एंडेड स्कीम, इधर देखो ओपन एंडेड स्कीम निकाला, मान लो मेरी स्कीम का नाम, इधर देखो, इधर देखो, मेरी स्कीम का नाम है मनी मार्केट स्कीम। इससे पता चल गया पहले पैसा जो भी तुमसे लूंगा कहां लगाऊंगा, मनी मार्केट में लगाऊंगा। और मैंने बोला ये ओपन एंडेड है, लेकिन इस स्कीम का टेन्योर 15 साल है, तो ये कहानी 15 साल तक डेली बेचा भी जाएगा और डेली तुमसे खरीदा भी जाएगा, लेकिन 15 साल के बाद तो अंत होगा ना। नहीं समझ में आया इन लोगों को, लेकिन 15 साल तक डेली बेचेंगे भी वो और डेली वापस खरीदेंगे, ये समझ में आ गया। अब क्लोज एंडेड इसका उल्टा, क्लोज एंडेड में एक टाइम देगा आपको, जैसे जैसे टाइम दे रहा है 1 तारीख से 15 तारीख, 1 तारीख से 15 तारीख में ही वो आपको बेचेंगे, 15 तारीख के बाद आप उनसे खरीद नहीं पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बात समझ में आ गया। क्लोज एंडेड में क्या होगा, एक फिक्स पीरियड होगा, क्या होगा, फिक्स पीरियड, उसी में वो आपको बेचेंगे। क्या बेचेंगे, यूनिट्स। अच्छा अब बोलोगे सर क्या वो वापस खरीदेंगे, नहीं वो वापस नहीं खरीदेंगे। क्लोज एंडेड में यही दिक्कत है, म्यूचुअल फंड आपसे वापस नहीं लेता है। तो म्यूचुअल फंड वापस नहीं लेता तो कैसे होता है सर, तो सुनिए, जो भी 15 दिन में, मान लो एक एग्जाम्पल मैंने 15 दिन लिया, उस 15 दिन में जितने भी यूनिट्स बेचे गए उसकी लिस्टिंग करा देंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। वो क्या करा देंगे, लिस्टिंग। अब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग शुरू हो गई, आप अपना स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दो। कहां बेच दो, स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दो। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप बताइए। ये है क्लोज एंडेड स्कीम। अब बोलो सर क्लोज एंडेड स्कीम मान लीजिए 15 साल का है, तो 15 साल के बाद एक बार मैं ओपन ऑफर मारूंगा रिडेम्पशन का, सबसे रिडीम करके और डीलिस्ट करा दूंगा। नहीं समझ में आया, क्यों, कोई कंपनी लिस्टेड होती है और वाइंडिंग अप में चली जाती है, तो सारे शेयर्स का रीपेमेंट करके वो डीलिस्ट नहीं हो जाती है क्या, बात समझ में आनी। ओपन एंडेड का मतलब डेली म्यूचुअल फंड बेच भी रहा है यूनिट और डेली वो रिडीम भी कर रहा है, इश्यू एंड रिडेम्पशन चलता रहता है। कब तक, जब तक स्कीम का टेन्योर है। स्कीम का टेन्योर अगर 15 साल का है तो 15 साल तक डेली चलेगा, लेकिन अगर क्लोज एंडेड है तो, बोलो क्लोज एंडेड है तो क्या वो डेली बेचेंगे आपको या एक फिक्स पीरियड में ही बेचेंगे, और जितने यूनिट्स को वो बेचेंगे उसको वो वापस खुद नहीं खरीदेंगे, उसकी लिस्टिंग करा देंगे कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज पर। आपको अगर यूनिट बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज पर बेचिए, कहाँ बेचिए, स्टॉक एक्सचेंज पर। और जब इसका भी स्कीम का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो एक ही बार सबको रिडीम कर लेंगे और रिडीम करके स्कीम खत्म। समझ में आया ना। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। आइए, पहला क्लोज एंडेड स्कीम बाद में पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे तो मजा आएगा ना। पहले क्या पढ़ते हैं, ओपन। ओपन एंडेड स्कीम के अंदर यूनिट कैन बी परचेज्ड ऑन एनी ट्रांजेक्शन डे। सैटरडे संडे बंद रहता है, मालूम है आपको, मालूम है ना, स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे में आप कभी भी इनसे खरीद सकते हैं, ठीक है, क्लियर है जी। कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी इन्हीं को वापस कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में कभी भी होगा या ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। जैसे सुनो, कंपनी जब पहली बार पब्लिक इशू लाती है तो क्या बोलती है, आईपीओ। तो आईपीओ का एक टाइम होता है, तो आईपीओ के जब ये लोग क्या वर्ड बोलते हैं, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। इट इज लाइक आईपीओ, इट इज लाइक आईपीओ। और आपका आईपीओ का जानते हो एक टाइम होता है 10 दिन का, 7 दिन का, तो ऐसे इनका भी टाइम होगा 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, जो भी होगा हम आगे पढ़ेंगे। उसी टाइम में वो बेचेंगे, उसकी टाइम खत्म, कहानी खत्म। कौन सा टाइम के बाद लेने का मन है यूनिट, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जाओ स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लो। अरे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, बाइंग सेलिंग, लेकिन म्यूचुअल फंड अब नहीं देगा, क्लियर है ना। तो म्यूचुअल फंड इतने ही दिन में शेयर बेचेगा, शेयर का मतलब यूनिट, क्लियर है जी। अगला चलो, अब बात कर रहे हैं ओपन एंडेड का। ओपन एंडेड का वेरिएबल कॉर्पस होगा, क्यों, उनका कॉर्पस सुनो, बिका तो बढ़ गया, रिडीम किया तो घट गया। तो जब डेली बिक रहा है और डेली रिडीम हो रहा है तो ऐसे से होता रहता होगा। नहीं समझ में आया, क्या कॉर्पस बढ़ता घटता रहता होगा क्या, बेचा तो कॉर्पस बढ़ गया,
और जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कॉर्पस बढ़ गया, और जब वापस खरीदेंगे रिडीम करेंगे तो कॉर्पस घट गया। तो ये तो डेली इनका बढ़ता घटता रहेगा। क्यों रहेगा? ड्यू टू ऑनगोइंग परचेज भी और रिडेम्पशन भी। परचेज का मतलब परचेज बाय यूनिट होल्डर्स, परचेज बाय यूनिट होल्डर्स, और रिडेम्पशन का मतलब रिडेम्पशन बाय म्यूचुअल फंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन इनका क्या, क्लोज एंडेड स्कीम का क्या होगा, वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा? जैसे उन्होंने बोला सुनो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ही बेचेंगे, और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सिर्फ 1 लाख यूनिट बिके। कितने यूनिट बिके? 1 लाख, और 1 लाख इंटू 10 रुपया एनएवी था, तो बताओ कितना हो गया? 10 लाख। तो इनका तो जिंदगी भर 10 ही लाख रहेगा। क्यों क्यों रहेगा 10 लाख? क्योंकि अब तो ये 15 दिसंबर के बाद कोई यूनिट बेचेंगे ही नहीं, तो कॉर्पस बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेगा। बोलो घटेगा क्यों नहीं सर? क्योंकि ये खुद थोड़ी रिडीम करते हैं। तुम जो भी बेच खरीद करोगे वो कहाँ करोगे? स्टॉक एक्सचेंज पे करोगे। तो स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई थोड़ी मतलब है। आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा तो रिलायंस को पैसा मिलेगा, कि जिससे मैंने खरीदा वो उसको पैसा मिलेगा? तो सेकेंडरी मार्केट हो गया ना ये। तो इनका फिक्स कॉर्पस होगा। इनका कॉर्पस कब खत्म होगा? जब स्कीम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जब स्कीम खत्म करें तो रिडीम करेंगे ना, ये बायबैक करेंगे ना। क्लियर है? चलो अगला। अच्छा, ओपन एंडेड स्कीम को लिस्टिंग कराने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं कराने की जरूरत है? अरे खुद ही वापस खरीद ले रहा है तो लिस्टिंग क्यों कराएगा? उसको क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उसको क्या मतलब है? वो लिस्टिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कराते बताओ? क्योंकि आप किससे खरीद लेते हैं डायरेक्टली? फंड से खरीदते भी हैं, फंड को ही वापस भेज देते हैं। फंड का मतलब म्यूचुअल फंड। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में क्या ये हमेशा लिस्टेड होगा? बोल ही नहीं रहा कोई, तो बोला करो ये हमेशा लिस्टेड होगा। अब आइए, ओपन एंडेड स्कीम का एक ही प्राइस होगा, फेस वैल्यू बस। अरे एक ही प्राइस होगा ना, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू को क्या बोलते हो? NAV। क्लियर है जी? लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम का 2 होगा, एक तो NAV और दूसरा चूंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है तो मार्केट ट्रेडिंग प्राइस। अरे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराओगे तो शेयर मार्केट का भी तो एक प्राइस निकलेगा, और एक तुम्हारा फेस वैल्यू है ही। तो NAV प्लस मार्केट ट्रेडिंग प्राइस। और ओपन एंडेड में ओनली NAV। पहले ये बात क्लियर है? आगे आई, ओपन एंडेड स्कीम हाईली लिक्विड। ऐसे दोनों लिक्विड है। लिक्विड का मतलब जो जल्दी से वापस हो सके। दोनों ही लिक्विड है, पर इसमें क्या है? हाईली लिक्विड का मतलब, क्योंकि ओपन एंडेड में क्या होता है? खुद म्यूचुअल फंड आपसे खरीद लेगा वापस, तो इससे अच्छा लिक्विडिटी क्या चाहिए? अरे इतना लिक्विडिटी तो कंपनी में भी नहीं है। क्या कंपनी शेयर तुमसे खरीद लेती है वापस जब तुम चाहो तब? जब उसका मन करेगा बायबैक तब। वो भी बायबैक होना जरूरी है क्या? मैंडेटरी है क्या कंपनी में बायबैक? कंपनी में बायबैक। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड खुद ही वापस खरीदने के लिए तैयार है, इससे अच्छा लिक्विडिटी क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पे भी लिक्विड लिखा है पर मोस्टली लिक्विड लिखा है। मोस्टली लिक्विड का मतलब, अब एक बात है, स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो बिकते तो हैं पर लॉस पे बिकते हैं, तो उसको लिक्विड बोल दोगे आप। लॉस पे बेच के लिक्विड हो गए आप, है ना? मजा तो कब है? जब किस पर बिके? प्रॉफिट पर बिके। तो क्या सारे के सारे यूनिट हमेशा प्रॉफिट में चलते रहते हैं क्या, या ज्यादातर चलते रहते हैं? तो इसलिए वर्ड क्या बोल दिया? मोस्टली लिक्विड। बहुत सारे यूनिट्स ऐसे भी होंगे जिसको बेच तो पाओगे आप स्टॉक मार्केट पे, पर शायद लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। मैंने भी म्यूचुअल फंड के बहुत सारे यूनिट्स खरीदे थे, 10 पे खरीदे तो 8 पे चलता रहता है, 7 पे चलता रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए। तो जो 7-8 पे चल रहा है तो उसको लिक्विड बोलूंगा मैं। बिक तो जाएगा पर लॉस देके जाएगा ना। तो सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हमेशा अच्छे ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्टॉक मार्केट पर अच्छा ही ट्रेडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ओपन एंडेड स्कीम में तो ये सब टेंशन ही नहीं है। सीधा गए किसके पास? म्यूचुअल फंड, वापस ले, वापस लिया, पैसा दिया, निकल ले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो तो जल्दी बताओ तो ये कितने डिफरेंसेस मैंने बताए हैं? तो ऐसे ऐसे लाइन खींचे तुम लोग। अब ये भी मुझे बताना पड़ता है। चलो जल्दी से 5 डिफरेंस जो स्पीड में बोल देगा, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उल्टा बोलना, पहले ओपन एंडेड बोलना फिर क्लोज एंडेड बोलना। चलो मैं तुम लोग का रिवाइज करवा देता हूं। चलो बोलो, ओपन एंडेड कभी भी खरीद सकते हैं क्या? क्लोज एंडेड NFO का जो टाइम पीरियड होगा बस उतना ही। चलो फिर दूसरा पूछता हूं। अच्छा, ओपन एंडेड स्कीम का जो कॉर्पस होगा वो वेरिएबल होगा क्या? क्यों? हाँ ठीक है। और क्लोज एंडेड स्कीम का क्यों? क्योंकि NFO के पीरियड में जितना बेचेगा उतना ही पैसा फिक्स्ड हो जाएगा उनका, ना बढ़ेगा ना घटेगा।
अच्छा तीसरा, जो ओपन एंडेड स्कीम के अंदर यूनिट बेचोगे उसकी लिस्टिंग कराओगे क्या? लेकिन क्लोज एंडेड में क्यों कराओगे लिस्टिंग? क्योंकि वो खुद वापस खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम खुद खरीदोगे नहीं तो हम बेचेंगे कहां? तो कहा जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे बेचो। इसलिए लिस्टिंग इज मैंडेटरी, लिस्टिंग इज मैंडेटरी। आगे बढ़े, चलो ओपन एंडेड स्कीम का एक ही प्राइस होगा, बोलो कौन सा प्राइस? एनएवी होगा बस, है ना। लेकिन क्लोज एंडेड का दो होगा, एनएवी प्लस मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि लिस्टेड है। अच्छा एक और लास्ट वाला, जो ओपन एंडेड स्कीम है वो क्या है? वापस वो खरीद रहा खुद, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? और क्लोज एंडेड स्कीम याद रहेगा। तो मुझे लगा ये याद रखना, चूंकि जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आएंगे बेसिकली ये दोनों में डिवाइड होंगे ही होंगे। जैसे कोई भी कंपनी प्राइवेट और पब्लिक पहले होती है, उसके बाद कुछ होती है, तो ऐसे ही कोई भी स्कीम पहले ओपन या क्लोज होगा, उसके ऊपर कुछ फिर बनेगा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। क्या है? बेसिक क्लासिफिकेशन। तो याद रखोगे तुम लोग, ठीक है? मैं बार बार पूछूंगा। तो चलिए आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। चलो जी, अब आ जाओ, एक और है पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से तुम समझ में आ गया। डायरेक्ट प्लान समझ लो पहले। डायरेक्ट प्लान का मतलब है सीधा म्यूचुअल फंड, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है। तो आ जाओ, पहले मैं डायरेक्ट प्लान बता देता हूं। क्या डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको जो यूनिट्स मिलेंगे सीधा एएमसी से मिलेंगे? एएमसी का मतलब म्यूचुअल फंड ही। अरे एएमसी का मतलब म्यूचुअल फंड का एएमसी होता है ना, ठीक है। अच्छा, तुम चूंकि डायरेक्टली एएमसी से खरीद रहे हो, तो इसका मतलब यहां पे कोई कमीशन वो नहीं देगा, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या यहां पे लो एक्सपेंस रेशियो है? क्योंकि म्यूचुअल फंड को कहीं क्या नहीं देने की जरूरत है? कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, म्यूचुअल फंड का पैसा बचा तो तुम्हारा डिविडेंड बढ़ा? नहीं समझ में आया इन लोग को। तो क्या हायर रिटर्न्स मिलेंगे आपको? क्यों हायर रिटर्न्स मिलेंगे? क्योंकि म्यूचुअल फंड का खर्चा बच गया। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। अच्छा, रेगुलर प्लान में क्या होता है? रेगुलर मतलब नॉर्मल प्लान। नॉर्मल प्लान जनरली किसके थ्रू बेचते हैं? अब डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होने की वजह से क्या लेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेगा? कमीशन। कमीशन तो म्यूचुअल फंड कमीशन देगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो म्यूचुअल फंड का खर्चा बढ़ जाएगा। जब खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो तुमको भी डिविडेंड कम मिलेगा। क्या लोअर रिटर्न मिलेगा? तो समझ में आ गया ये दोनों। तो जनरली हमें ज्यादातर कैसे प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए? डायरेक्ट प्लान में। आप अगर रेगुलर प्लान में करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब तो वो उनके ऊपर है कि वो लॉन्च कैसा प्लान कर रहे हैं, रेगुलर प्लान लॉन्च कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में आपको प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो एक काम करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड का एक बार वेबसाइट खोल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। बताओ कौन सा म्यूचुअल फंड खोलूं? क्या आपसे पूछते हैं, करते तो अब अपना ही है। ये यूटीआई म्यूचुअल फंड, बोलो। चलो आ गया, है ना। आ जाओ भाई, क्या क्या लिखा हुआ है? अबाउट, ओवरव्यू, की मैनेजरियल पर्सनल। देखो की मैनेजर पर्सनल में कौन कौन वर्ड है? सीनियर मैनेजमेंट, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फंड मैनेजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका? एएमसी का। अरे म्यूचुअल फंड तो खुद क्या है? ट्रस्ट है ना, तो उसका तो सिर्फ ट्रस्टी होगा ना। ट्रस्टी और स्पॉन्सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका होगा? एएमसी का। और यहाँ फंड मैनेजर, एएमसी के अंदर कौन बैठता है? फंड मैनेजर। जो 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 मैंने बोला सब लिखा हुआ ना, है ना। अब देखिए सीनियर मैनेजमेंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ हुआ कि नहीं? हाँ कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, रुको। अबाउट का कोई जवान दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताइए आप। ये लोग क्या हैं एग्जैक्टली? आपका ये हो गया एमडी एंड सीईओ, ये हो गया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ये हो गया कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। आ गया? अरे देखो अपने आप को। कोई बच्चा कह रहा कौन है सर? ये अरविंद, चलो, इज द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ कंपनी। ही हैज कितना साल का एक्सपीरियंस? 15 years इन कॉर्पोरेट लॉज एंड बोर्ड प्रोसेस। ठीक है। अच्छा यहां लिखा टैक्सेशन नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, अकाउंट्स किसमें है? कॉर्पोरेट लॉज। 1 लाख बार समझा दिया लोगों को, लेकिन लोग समझने वाले। आपके दोस्त वोस्त होंगे, आपको पता भी होगा ये बात कि अभी भी वो अकाउंट्स, एफएम, टैक्स के चक्कर में इधर उधर दौड़ रहे होंगे। जी दौड़ रहे हैं और सीए को पैसा पहुंचा रहे हैं।
कर रहे हैं और सीए उसके मन में डाल रहा है कि तुम्हारे लिए टैक्स भी जरूरी है क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। लेकिन मैं चाहे मेरे यहाँ कोई पढ़े ना पढ़े, पर ये तो पक्का कि सीएस के लिए क्या जरूरी है? कॉर्पोरेट लॉज, लॉज के लिए ही सीएस जाना जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। और लोगों को क्या लगता है, जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में बच्चा सीरियस था नहीं, बच्चा फेल कर गया, उसको लगता है कोचिंग चेंज करके मैं हीरो बन जाऊंगा। अरे कोचिंग की वजह से तुम हीरो नहीं बनोगे, बनोगे अपने वजह से। तुम जब दूसरे बार पढ़ाई करते हो ना तो तुम डर जाते हो और तुम मेच्योर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? मेच्योर। तो आप अपने मेच्योरनेस की वजह से पास करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको देंगे? दूसरे कोचिंग। और ये जानता है मैं वहां गया तो वहां से पास हो गया। वहां से नहीं, पास तुम अपने वजह से हुए हो। पहली बार जब एनकेजे क्लासेस में तुम गए थे तो तुम सीरियस नहीं थे। मेरे यहाँ ज्यादातर बच्चा कौन एंट्री मारता है? सीएसडब्ल्यूटी वाला। क्योंकि पॉपुलर कोचिंग है तो सीएस का बच्चा सबसे पहले ही आता है और सबसे पहली बार में वो क्या रहता है? लेस मेच्योर। यही होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। अच्छा, मेरे बाद जब कोई कोचिंग इधर उधर चेंज किया तब तक में वो क्या हो चुका होता है? मेच्योर। तो उसको लगता है कि हम वहां से पास हुए। आप वहां से पास नहीं हुए भगवान। म्यूचुअल फंड का 2 स्कीम मैं भी बताऊंगा, वो भी 2 ही स्कीम बताएगा। और लेकिन पहली बार पढ़ाने में जो मेहनत लगता है ना सीएसडब्ल्यूटी वाले को, रोक रोक के सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो बेस तो मैंने ही बनाया, चाहे जिंदगी में तुम कहीं भी पढ़ लो। और दम है तो वो सब कोचिंग बना के दिखा देना। मॉड्यूल फर्स्ट अच्छा, मॉड्यूल फर्स्ट उनका बनता ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूल फर्स्ट में बहुत मेहनत है, मॉड्यूल सेकंड में उतना मेहनत नहीं है। मॉड्यूल सेकंड में बच्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। आप देखो, आप लोग ज्यादातर मेच्योर हो, मैं थोड़ा कम भी बोलूं तो भी चलता है, लेकिन मॉड्यूल फर्स्ट में मुझे डेली गाली देना पड़ता है। और फिर भी तुम देखना, चाहे मैं नाक रगड़ लूं, कुछ बच्चे मॉड्यूल फर्स्ट में ऐसे मिलेंगे, अजीब हरकत करेंगे। तुम लोग कभी मॉड्यूल फर्स्ट में आना, देखना तुम्हारा हालत देखे हो कभी? मॉड्यूल फर्स्ट में तुम कभी भी आना, तुम देखना हालत। मैं पढ़ा रहा हूँ और वो यहाँ पर इधर रोटी रख के खा रहा होगा, और हाथ तो तब है मुंह से आवाज निकल गया ऐसे। मैंने कहा बताइए, मॉड्यूल फर्स्ट में। लेकिन मॉड्यूल सेकंड का बच्चा फिर भी देखिए थोड़ा डिसिप्लिन होता है। तो देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, किसमें? सेक्रेटेरियल कंप्लाइंसेस में, आईपीओ में, सेक्रेटेरियल ऑडिट, व्हाट्सअप लिखा हुआ देख लीजिए, तब बताओ। तो आप देखिए कि अगर आप इन सब जगह पे जाएंगे तो कितना बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया हुआ है? बस बीकॉम एंड एलएलबी। तुम लोग को बोला था ना हमेशा कि एलएलबी कर लेना। सीएस प्लस एलएलबी इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, है ना? बाकी ये सारे के सारे लोग और हैं। अब हम मुझे मतलब नहीं, इतना ही से तुमको मतलब था ना, काम खत्म, ठीक। अब बाकी से हम मतलब नहीं है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में देखो तो एसेट क्लास, बोलो क्या क्या वर्ड है वो, एक बार देख लो, जल्दी से पढ़ना अभी। इक्विटी फंड बोलो, अरे बोलो यार। डेट फंड, लिक्विड फंड, हाइब्रिड फंड, फंड ऑफ फंड, मिला? अभी सब आने वाला है बुक में। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद सॉल्यूशन बेस्ड फंड, बोलो कौन कौन सा फंड है? चाइल्ड करियर प्लानिंग, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट, ईएलएसएस, विमेन एंड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन एसआईपी, मतलब वहां भी विमेन के लिए रिजर्वेशन है, 1 डब्बा मेट्रो का उनके लिए, ठीक है? अच्छा, पहली बार ऑफर आता है तो क्या बोलते हैं? न्यू फंड ऑफर। इनका कोई न्यू फंड ऑफर अभी है क्या? एक बार क्लिक करके देखते हैं कोई न्यू फंड ऑफर है कि नहीं। अभी कुछ भी नहीं है ना, अभी सब G20 में लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद न्यू फंड ऑफर ने की अपडेट्स एंड अदर बिजनेस। उसके बाद ये देखो आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, क्या वर्ड आ गया देखो? एएमसी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ये सब यहाँ पर किसके बारे में लिखा हुआ है? एएमसी के बारे में लिखा हुआ है। एएमसी तो हमेशा कंपनी है ना, कंपनी तो कंपनी सेक्ट लग रहा है, वर्ड नहीं देख रहे हो, है ना? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर रिलेशन, लिस्टिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, अनक्लेम डिविडेंड, शेयर होल्डिंग, ईजीएम, पोस्टल बैलेट, ये सब कौन है? कंपनी सेक्ट है ना। तो देखिए आपको ये सब चीज। अब इसका ना प्रोडक्ट कहीं पर आ रहा होगा, जरा देखो तो प्रोडक्ट में कहाँ पे प्रोडक्ट? अच्छा, इसी समय से देख लो, देखो बताओ तो इस स्कीम का क्या नाम है? यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम। क्या है ये? रेगुलर ग्रोथ। अभी पढ़ाऊंगा ये सब ग्रोथ, ठीक है? अब देखो इसका फंड मैनेजर का फोटो लगा दिया। अच्छा, अगर ये स्कीम गिरा तो इसको पकड़ के पीटा जाएगा। यही ना फंड मैनेजर है? नहीं समझ में आया इन लोग को? तो देखा था बोला था ना, हर एएमसी के अंदर कौन होता है? फंड मैनेजर। और हर स्कीम के लिए अलग अलग क्या होता है? फंड मैनेजर, समझे? तो अब देखो ये एनएवी दिखा रहा है, क्या चल रहा है? एनएवी 211 पर चल रहा है। रिस्क इक्विटी बेंचमार्क किसको पकड़े हुआ है? और ये देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट, यही कॉर्पस है, 11,507 करोड़। अभी तो तुम लोग कॉर्पस क्या लग रहा था? 20 लाख, 25 लाख, 20-25 लाख है।
11,507 करोड़ है भाई कॉर्पस, समझ लीजिए। और ये आदमी के दिमाग से चल रहा है। अच्छा ये अकेला होगा या इसकी टीम होगी पूरी? अब इसकी टीम होगी ना यार, इसकी टीम होगी। इस टीम में बहुत सारे CSS होंगे। यूटीआई फ्लेक्सी फंड, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये सब पढ़ाने वाला हूँ, तो वर्ड सुन लो। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैं ही खुश हो रहा हूँ ये सब देख देख के, बाकी कहाँ कोई खुश हो रहा है क्लास में? अच्छा लग रहा है ये सब देख देख के कि जो हम पढ़ते हैं वही लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मैं अकेला खुश हो रहा हूँ क्लास में। और देखते हैं। अच्छा और भी कोई फंड तुमको चाहिए? बोलो। और बताओ किसी और का नाम बोलो, कोई और म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, एक और का बोलो। SBI म्यूचुअल फंड, सरकारी दामाद, लंच टाइम पे होता होगा। SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं बोलते ब्रेक हो गया वेबसाइट नहीं खुलेगा, है ना? SBI म्यूचुअल फंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लान इन्वेस्टमेंट, है ना? इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मिला ये सब, ठीक है। उसके बाद ये देखो लिक्विड फंड, कमिंग सून, SIP समझते हैं आप? ये सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ। ये तो खैर SBI है, ये कोई न कुछ ना मांगे ना मांगे, KYC जरूर मांगा होगा ये, कि आधार कार्ड जमा कीजिए पहले, ऐसे जरूर होगा, मानना पड़ेगा इन लोगों को भाई। चलो अब यहाँ प्लान का कोड डालिए, कैप्चा डालिए, क्या बोलता है कैप्चा? हाँ देखो इक्विटी में देखो तो ये लोग कौन कौन सा फंड लाए हुआ है जरा देखो तो। SBI स्मॉल कैप फंड, जरा बताइएगा। रेगुलर ग्रोथ वर्ड लिखा हुआ ना, देख लो यहाँ पे। उसके बाद SBI कॉन्ट्रा, रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ, सारे के सारे ग्रोथ फंड है ये सब, सारे के सारे क्या है? ग्रोथ फंड। ज़्यादा तो ग्रोथ फंड ही दिख रहा है, सारा तो ग्रोथ फंड ही दिख रहा है। देख लो कितना कितना पैसा लगाने बोल रहा है, देख लो सिर्फ 500, बताइए। अच्छा फंड का एज कितने साल का है? मतलब कितने 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 साल के बाद खत्म हो जाएगा ये? 18 साल के बाद। फंड का एज का मतलब फंड का टेन्योर, कहीं 8 साल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। डिटेल देखना है तो डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या वर्ड लिखा हुआ देखो। अरे कितना इसका है देखो, 20,024.62 करोड़। अच्छा ये लॉन्च कब हुआ था? एग्जिट लोड वर्ड आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, बताओ तो ये कौन सा स्कीम है? ये ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है? अरे यहां लिखा हुआ ओपन एंडेड ये कुछ लोगों का दिखाई नहीं दे रहा हमें। अच्छा अगर ने तुम्हें दिखाई नहीं देता तो भी तुम क्या बोलते? अगर मान लो मैं इसको ढक भी देता तो भी तुम ओपन एंडेड बोलते, क्यों बोलते हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तो ओपन एंडेड हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे आप देखे नहीं क्या बता रहा है, कब लॉन्च हुआ और अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है तो मतलब डेली बेचा और खरीदा जा रहा है। और देख रहे हो AUM जो बता रहा है वो एक डेट का बता, AUM का मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कॉर्पस ही हुआ ना। तो मुझे लगता है अब तुम्हें दिख गया ये सारी चीजें। अब लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें आगे, मजा आया सब देख के? तो आज ही इन्वेस्ट करते हैं, पापा के पॉकेट से पैसा निकालेंगे और हम 500 रुपये लगाएंगे। आइए चलो हेडिंग बोलो, थोड़ा हेडिंग बोलो यार जोर से। चलो आ जाओ भाई। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है ना। अच्छा ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूं ये क्या मतलब बेसिक टाइप है या अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? कहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? ठीक है, इसका मतलब पहले या तो ये ओपन एंडेड होंगे या क्लोज एंडेड होंगे, उसके बाद की कहानी है। जैसा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा वैसा नाम हो जाएगा। चलो पहला बोलो कौन है? इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या स्कीम। ठीक है, तुम लोग को एक चीज सिखा देता हूं, ये भी याद रखना, बहुत अंदर तक डीप नॉलेज दे देता हूं। रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से आपको दो तरीके का रिटर्न मिलता है। एक को कहते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, जिसको वो वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? इनकम। और एक वर्ड होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में ये थोड़ा सा डिविडेंड देंगे लेकिन आपका NAV बढ़ता रहेगा।
क्या बढ़ता रहेगा? एनएवी। अब बोलो क्यों डिविडेंड वाले में एनएवी नहीं बढ़ेगा? अरे ऐसे होता है, सुनो सिखा देता हूँ अच्छे से, देखो इधर। मान लो तुम्हारा एनएवी चल रहा है 12 रुपया और इन्होंने 2 रुपया का डिविडेंड दे दिया, तो माइनस डिविडेंड ये माइनस हो जाएगा, एनएवी तुम्हारा आ जाएगा कितने पे? 10 पे। क्योंकि जब वो डिविडेंड देंगे तो उनके हाथ से पैसा निकलेगा, जब पैसा निकलेगा तो एसेट कम बचेंगे, और जब एनएवी निकालोगे नेट एसेट वैल्यू तो कम निकलेगा ना। नहीं समझ में आया इन लोगों को? तो इस डिविडेंड वाले में क्या होता है, तुमको कैश तो मिल जाएगा लेकिन एनएवी डाउन हो जाएगा। क्या डाउन हो जाएगा? एनएवी। नहीं समझे? और ग्रोथ वाले में क्या होता है कि ये आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा ये अपने पास रखेंगे, पैसा अपने पास रखने से इनका एसेट बढ़ता जाएगा, और एसेट बढ़ने से क्या बढ़ेगा? नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, नेट एसेट वैल्यू बढ़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जब तुम वापस करोगे तो हायर एनएवी पर तुम उनको वापस करोगे। नहीं समझे? तो ग्रोथ में बताइए कैसा एप्रिसिएशन? बोलो। कैपिटल, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। एप्रिसिएशन किस में होता है? एनएवी में। और एनएवी बढ़ रहा है तो तुम्हें क्या फायदा होगा? बोलो क्या फायदा होगा? कि जब तुम रिडीम कराओगे या स्टॉक मार्केट में भी बेचोगे तो बढ़े हुए एनएवी पे बेचोगे। इधर सुनो, 10 रुपया में तुम खरीदे थे और जब बेचने गए तो एनएवी चल रहा था 18 रुपया, तो 8 रुपये का फायदा नहीं हुआ तुम्हें? जरूरी डिविडेंड से फायदा होता है कि एनएवी के एप्रिसिएशन से भी फायदा होता है। तो 2 तरीके के प्लान होते हैं इनके। बोलो कौन कौन सा प्लान? एक तो इनकम प्लान, क्या बोलते हैं एक को? इनकम प्लान। इनकम प्लान के अंदर वो आपको क्या देते रहेंगे? डिविडेंड देते रहेंगे। क्या बोलते हैं? इनकम प्लान। एक होता है ग्रोथ प्लान। अभी तुम लोग को दिखाया था, तुम लोग देखते नहीं हो। अभी जब वेबसाइट पर दिखा रहा था तो ग्रोथ प्लान नहीं आ रहा था, रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ। तो वो डिविडेंड थोड़ा कम देंगे आपको, लेकिन आपका एनएवी क्या होता जाएगा? काफी एनएवी बढ़ा हुआ था। एक का कितना था? 200। अब एक का एनएवी देखा था हम लोगों ने, 211 था। तो बोलो ना कितना एनएवी था? तुम भूल भाल के तैयार हो। अभी एक एनएवी दिखाया तो था किसी का, एसबीआई का दिखाया था, किसका दिखाया था? 211 चल रहा था एनएवी। तो बताइए यार कितना भयंकर ग्रोथ है यार। 10 रुपये का शुरू हुआ होगा, 10 से 211 का सफर कर लिया। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है? हम अभी खरीदेंगे उसको तो हमें 211 में मिलेगा। हाँ, अब हमें फायदा तब होगा जब एनएवी बढ़ के 211 से ऊपर जाए। अरे शेयर मार्केट जैसा कहानी है। किसी ने रिलायंस का 10 रुपए का भी तो शेयर खरीदा होगा, लेकिन आज वही रिलायंस का तुम शेयर खरीदने जाओगे 10 में मिलेगा। कितने में मिलेगा? आज से क्या रेट था? पिछले क्लास में तो देखा था हम लोगों ने, 2500। मान लो 2500, तो भाई अब तुम 2500 पे खरीदोगे तो 2500 से ऊपर जाएगा तब ना तुम्हारा फायदा होगा। नहीं, किसी ने 10 पे खरीदा होगा तो उसका तो 2500 भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो आप देख लेना भाई। तो बताओ तुमको कैसा प्लान चाहिए होगा? तुम लोग कैसे प्लान में ज्यादातर इंटरेस्टेड हो? डिविडेंड वाले में या ग्रोथ वाले में? ग्रोथ वाले में। पर ग्रोथ होने में टाइम लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगा। लेकिन डिविडेंड में आपको हर 6 महीने या साल में डिविडेंड देता रहेगा। तो देखिए भाई, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है रेगुलर इनकम के लिए, वो तो इनकम प्लान में जाएंगे। नहीं समझ में आया? आज जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो ग्रोथ में जाएगा। अच्छा, तीसरा भी हो सकता है, हाइब्रिड, जिसको थोड़ा इनकम भी चाहिए जिससे घर चलता रहे और ग्रोथ भी चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? लॉन्ग टर्म। क्योंकि वहां पर जितना वो डिविडेंड देते जाएगा उतना एनएवी घटता जाएगा, लेकिन थोड़ा डिविडेंड कम देंगे लेकिन एनएवी भी धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन ओवर याद है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में फायदा देता है म्यूचुअल फंड, बताया था। तो तुम देख लेना। तो एक और प्लान भी होता है, लिख दो तीसरा प्लान का भी नाम। इनका एक और प्लान भी होता है, बोलो तीसरा कौन? हाइब्रिड। क्या एग्जैक्टली? हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा बताओ? दोनों है ना, सम इनकम, सम। अच्छा, बहुत सारा इनकम देगा या सम? और ग्रोथ भी बहुत सारा या सम? लेकिन सम ग्रोथ जुड़ जुड़ के मीडियम और लॉन्ग टर्म में तो लार्ज ग्रोथ हो जाएगा। नहीं समझे? हर साल 1 रुपया भी तुम्हारा एनएवी बढ़ रहा है तो 10 साल में 10 रुपया बढ़ गया ना, और थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहा। तो बताओ 3 तरीके के प्लान होते हैं, बोलो कौन कौन प्लान? इनकम प्लान, ग्रोथ प्लान और हाइब्रिड प्लान। तो तुम देख लेना भाई तुम्हें क्या चाहिए। इनकम प्लान में क्या मिलेगा? डिविडेंड, पर एनएवी हिल जाएगा। अच्छा, ग्रोथ में क्या होगा? तुम्हारा एनएवी बढ़ता रहेगा, और हाइब्रिड में हल्का इनकम भी दे देगा और आपका ग्रोथ। क्लियर है जी? ये उतार लिया तुम लोगों ने? जल्दी 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 जल्दी। म्यूचुअल फंड पे मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं तो बहुत बड़ी लंबी लंबी क्लास ले लूँगा, यहीं बैठा रखूँगा तुम लोग। कहा नहीं हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, कम नॉलेज दीजिए, पास कराइए, बात खत्म।
है ना, पास कराइए। CS, CA, CMA और IAS, 4 ऐसे कोर्स हैं भारत में जहां पास करने की गारंटी नहीं है। बस 4 ही हैं, बाकी हर जगह पास करने की गारंटी। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? चलो हटाऊं फिर। कैपिटल एप्रिसिएशन इन NAV, ठीक है। सम ग्रोथ सम इनकम, सम इनकम सम ग्रोथ। तो चलो पूछ लेता हूं, कितने लोग इनकम प्लान वाले लोग हैं इस क्लास में? इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एक बच्चा है, उसका बच्चों का स्कूल फीस हो गया, ये सब है, तो ये सब देना है ना, तो इनको रेगुलर हर मंथली इनकम चाहिए, ठीक है। तो कहता आज के बाद हाथ नहीं उठाएंगे। हम हाथ उठाते हैं, आप हमारा बेइज्जती करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कितने लोग ग्रोथ वाले हैं? ग्रोथ वाले हैं, तो तुम लोग हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, है ना। तुम 10 साल के बाद ही देखोगे म्यूचुअल फंड की क्या हालात हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हाइब्रिड वाले हैं कि ना थोड़ा थोड़ा इनकम भी होता रहे, घर भी चलता रहे और ग्रोथ भी होता रहे? तो हाइब्रिड वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब हाइब्रिड का ज़्यादा डिमांड है, नहीं? चलो जी, लेकिन जानते हो हाइब्रिड में म्यूचुअल फंड पर बहुत प्रेशर है, उसको डिविडेंड भी देना है और ग्रोथ भी रखना है। तो इसलिए तुमने देखो ज़्यादातर हाइब्रिड लॉन्च नहीं करते हैं, जिनमें प्रेशर है। ज़्यादातर क्या लॉन्च किया हुआ मालूम है? ग्रोथ। पैसा देके भूल जाइए, पैसा देके भूल जाइए, हमें हमसे डिविडेंड मत मांगिए। हमसे क्या मत मांगिए? डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड देने में उनका हालत खराब हो जाता है। अरे डिविडेंड वो तो तब देंगे ना जब उनको भी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। नहीं समझ रहा है ये लोग। अब अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना ये तो बहुत बड़ा दिमागी खेल है क्या? तो मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ रहा। तुमको लग रहा है मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं? सब लिखा हुआ है, आपको मालूम नहीं है? इनकम ओरिएंटेड, उसके बाद देखो अगला ग्रोथ ओरिएंटेड, और तीसरा हाइब्रिड। 3 पढ़ा भी दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। अब समझ में आया कि कैसे ठगा जाता है तुम लोग। चलिए अब सुनो मेरी बात और। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे एक ऐसे ही पूछता हूं, का जो पूछ रहे हैं वो भी होगा पक्का अंदर। चलिए अच्छा ये बताओ, अगर वो इनकम प्लान है तो डिविडेंड देंगे, तो ये कहां इन्वेस्ट करेंगे पैसा? ये वाले लोग कहां इन्वेस्ट करते होंगे? ये म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करता होगा पैसा? ये करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में। कहां? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। क्यों? अरे ये फिक्स्ड में करेंगे तो इनको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, वही फिक्स्ड इनकम तुमको दे देगा। अच्छा फिक्स्ड इनकम क्या होता है? डिबेंचर, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। क्या शेयर्स होता है फिक्स्ड इनकम? ना, शेयर्स में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा फिर भी मैं फिक्स्ड इनकम समझ सकता हूं। क्यों? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ। तो ये याद रखना, इनकम प्लान में पैसा लगाओगे तो वो भी तुम्हारा पैसा कहां खर्च करेंगे? वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? फिर जैसे उनको फिक्स्ड इनकम मिले और वही फिक्स्ड इनकम तुमको वो डाइवर्ट कर देंगे इन द नेम ऑफ डिविडेंड। क्लियर है जी? अच्छा अगला, ग्रोथ वाले में वो क्या करेंगे? ग्रोथ वाले पर वो क्या करेंगे? वो शेयर्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि याद होगा शेयर्स में ग्रोथ होता है। शेयर्स में कोई शायद ही कोई ऐसा देश में होगा जो डिविडेंड लेने के लिए शेयर्स खरीदता होगा। डिविडेंड तो बहुत कम होता है। वहां क्या होता है? मेन ग्रोथ। तो क्या गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट खरीदते हैं? ये बोल ही नहीं रहा कोई। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट का मतलब जिसमें ग्रोथ मिले। अब सुनिए, जैसे गुड, हाँ वो भी है। देखो इधर देखो, ये कहां इन्वेस्ट करेंगे? जल्दी बोलो। गुड, बोलो, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में गए, इसका मतलब हो सकता है कि अभी शुरुआत में वहां से उनको डिविडेंड ना मिले, लेकिन जिस शेयर में उन्होंने पैसा लगा उस शेयर का दाम बढ़ता जा रहा, तो जिस दिन वो बढ़े हुए दाम पे बेचेगा तो उसको इनकम मिलेगा, वही इनकम एनएवी को बढ़ा देगा। अरे म्यूचुअल फंड के पास जितने पैसे बढ़ेंगे उतना एनएवी बढ़ेगा ना, क्योंकि एनएवी किसका है? उसका है ना। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ व्हाट? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का एनएवी कब बढ़ेगा? नेट एसेट कब बढ़ेगा? जब उनको इनकम मिलेगा। तो वो पैसा कहां लगाते हैं? बोलो। इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट, ये बात समझ में? लिख रहे हो ना ये सब? इन्वेस्ट के बाद लिखते हो गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। और अब अगला लिख रहा हूं। अच्छा हाइब्रिड वाला कहां इन्वेस्ट करता होगा? दोनों में।
है ना, दोनों में। जैसे थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में भी लगा देगा, और थोड़ा सा कौन हो जाएगा, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट में भी लगा देगा। और इसमें ज्यादातर ये पैसा लगाता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में। सीएस लिख रहा हूं, इसका मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। क्यों बताओ? या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपको क्या देता है, फिक्स्ड इनकम देता है। जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर है ना, इंटरेस्ट देता है, और एक समय के बाद वो शेयर्स में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बोलो मैंने क्या क्या लिखा है, बड़ा शॉर्टकट लिख दिया। FIS का मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, GQS का मतलब गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स, और CS का मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। लिख लिया तुम लोगों ने? चलो हटा रहा हूं मैं फिर। D2H वाले बच्चे पढ़ रहे हो या पहुंच गए म्यूचुअल फंड में? अगर फुल फॉर्म किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब बेवकूफ है। 3 बार मैं बोल चुका हूं फुल फॉर्म, अब तो कोई डर से पूछेगा भी नहीं। बताओ FIS का मतलब? अच्छा, GQS का मतलब? और CS कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो ये ज्यादातर पैसा उधर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है तीनों प्लान के बारे में काफी अच्छे से मैंने समझा दिया। आराम से लिख दोगे एग्जाम में? चलो जी आगे बढ़े फिर। बोल ही नहीं रहा कोई। चलो अगला नंबर 4 बोलो। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। नाम से लग रहा है ये पैसा कहां लगाएंगे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे। और आपको याद होगा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेट मार्केट है। सब पढ़ा चुका हूं तुम लोग को। अब जो नहीं पढ़ा है वो बच्चा पिछला चैप्टर जब करेगा तो उसको पता चल जाएगा। मनी मार्केट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। अरे चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना मनी मार्केट। चैप्टर 1 कितने लोगों का हो चुका है? अच्छा, मुझे लगा कि सब बोल देगा, किसी का नहीं हुआ, मैं अकेले पढ़ा के गया था यहाँ से चैप्टर अच्छा, चैप्टर जो लेट कमर्स हैं उन्होंने चैप्टर 1 कर लिया, आधा हो गया। बताइए, अभी चैप्टर 1 का आधा हुआ है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो एक बात बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत बहुत दिक्कत है लाइफ में, समझ रहे हैं? पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है ना? अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि सच में टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हम टाइम खराब करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगा मैं अच्छी बात कहूंगा, नहीं, लेकिन एकाएक तुम लोहारी क्या हो गई? बेइज्जती। आइए, कहा हम उसी के लिए बने हैं। चलो अच्छा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। अरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को बताया था वहां पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, है ना, ट्रेजरी बिल, टी बिल, याद है ये सब? तो ये सब पैसा वहां लगाएंगे। तो जब नाम ही है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो आपका जो भी पैसा है वो कहाँ जाने वाला है? मनी मार्केट में। शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब तुम लोग सबको पढ़ा चुका हूँ, GSEC क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। आगे बढ़े, अगला बोलो कौन? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। नाम से लग रहा है वो ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो 80C के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है ये लोग? क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में 80C? कि हाँ, इन सब स्कीम्स में अगर आपको मालूम है उसमें म्यूचुअल फंड भी आता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स आते हैं या कुछ स्कीम्स आते हैं? जी, तो ये कुछ ऐसा जैसे ELSS। क्या है? ELSS अभी दिखाया भी था तुम लोग को मैंने वेबसाइट पर। ELSS वर्ड आ रहा था, आप गलत किए, पहले वेबसाइट दिखा दिए बाद में पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ा देते फिर वेबसाइट दिखाते तो हमें याद रहता है, क्योंकि उस समय तो हम लोग फिल्म देख रहे थे। फिर से दिखाते हैं। पेंशन स्कीम। अच्छा, पेंशन स्कीम में क्यों देता है ये लोग डिडक्शन क्यों देता है? अरे पेंशन किसके लिए? ओल्ड एज की। अब ओल्ड एज से टैक्स लोगे क्या? हैं, समझ लो ना, ओल्ड एज से टैक्स ले लिया तो ओल्ड एज गुस्से में आ गए ना, समझ लो तुम। ठीक है, एक्चुअली जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी सेफ है और जो सबसे बूढ़े हैं वो भी सेफ है। दिक्कत बीच वाला है। वो मैंने देखा है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कम्युनिटी जो है वो 40 से 60 वाला है। ये सबसे, मैं नहीं उसमें, अच्छा है ना, मैं इसमें हूं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 30s में हूं। 30 का मतलब 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, समझे? चलो इधर देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, 40 to 60 वाले जो हैं, आप देखिएगा सबसे ज्यादा समाज की चिंता इन्हीं को है। आप देख लीजिएगा। ठीक, बताइए ऐसे ऐसे कपड़े पहना जाता है क्या? बताइए शाम में निकला जाता है क्या? और ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। इनको मालूम नहीं कि किस कैटेगरी में, इधर में है या
उधर में कोई उसको अंकल भी बोल दे रहा है, कोई उसको दादा भी बोल दे रहा है, और कभी कभी कोई उसको चढ़ाने के लिए लड़की की तरह दिखते हो यार, है ना? बात समझ में आ रहा है? आप देख लीजिएगा, सच बोलता हूं, आप देख लीजिएगा सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं, आप देखिएगा 40 से 60 के बीच वाला करता है। बुरा मत मानिएगा। अब मेरा हमेशा मानना रहा है, दूसरों पे कमेंट करने से अच्छा है तुम भी वो काम करो जो वो कर रहे हैं जिससे तुमको दिक्कत है। नहीं समझ में आया इन लोगों को? जैसे आज इस देश में ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं कपड़ों पे, बताइए कैसा कपड़ा इसने पहन रखा, चाहे लड़की हो या लड़का, है ना? तुम भी पहन लो भाई, मना किया तुमको किसी ने? और अगर तुम इतने ही तुम्हें बुरा लग रहा तो तुम मत देखो, देख भी तुम ही रहे हो और बोल भी तुम ही रहो, क्योंकि तुमको फ्रस्ट्रेशन है कि वो तुम्हें, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारी दोस्त नहीं बन रही है वो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए आप। तो इस प्लीज मैं सबको बस समझाता हूं, फ्रस्ट्रेशन सब है। आज देख लीजिए इस क्लास में भी 2 लोग दोस्त बन जाएं तो लोग, बाकी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, बाकी लोग उस पर कमेंट मारने लगते हैं। जी ऐसे होते हैं लोग। मेरा मानना है, सुनिए आप भी दोस्त बनाओ भाई, कौन रोका है आपको? दुनिया में, जिंदगी में एक ही चीज से बचना है, वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन से। अगर आप दोस्ती कर सकते हैं, दम है तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर मन से निकाल दीजिए कि मुझे अकेले पढ़ना है और पढ़ के सीएस बनना। फ्रस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है दुनिया में। ये क्लियर कह रहा हूं कि नहीं? सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताइए। या तो मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मैं बनूं और उसके लिए काम करूं, नहीं तो फिर मैं अमीर को गाली भी ना दूं। आज इस देश में ज्यादातर लोग अमीर को, बताइए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को, अडानी को गाली देने वाले 100 लोग हैं कि नहीं? अडानी को कभी देखे भी हो गाली दे रहे हो? आप बताइए, मुकेश अंबानी अपने वाइफ के बर्थडे पे उसको एरोप्लेन गिफ्ट कर दिया, आधी जनता जल के मर गई। अरे मुकेश अंबानी से जल रहे, औकात भी तो होना चाहिए जलने का, है ना? तो इस सब बात को समझिए। आप या तो बनिए, या नहीं बन सकते तो छोड़ के दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाइए, जलिए मत। जलने से आप खुद जलेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं होगा, सब अपना किस्मत लिखवा के आता है। जैसे अभी मेरा सब कुछ खराब हो रहा है ना, देखा होगा, एमसीडी वाला तोड़ रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, सीलिंग नोटिस दे रहा है, आपको पता चला होगा। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, क्या पूरे दिल्ली में हो रहा है। कोचिंग के पीछे पड़ गया ये लोग, कोचिंग बंद करवाने पे लगा हुआ, ठीक है? तो कुछ लोगों ने मुझे, मेरे पड़ोसी अपने जैसे लोग, लगता है ना आपकी कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, नजर लग गई आपको, वो जो पार्टी कराया ना अभी आपने, तो उसमें नजर लगी। मैंने कहा अच्छा, मेरे नजर से अगर आदमी मरता होता तो शाहरुख खान बहुत पहले मर जाना चाहिए था, सलमान खान को बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो आगे बढ़ा नहीं। शाहरुख खान गरीब परिवार से ही है ना, अरे उसका बेस तो गरीब से ही था ना, तो वो भी तो बढ़ा होगा, तो जब बढ़ रहा होगा उसको भी नजर लगता होगा, नजर लगने से बार बार पेट खराब होता होगा या बीमार पड़ता होगा, लेकिन बढ़ तो गया। जिसका लिखा हुआ है बढ़ना, वो बढ़ के रहेगा। क्यों? नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर नजर नहीं लगा होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, 2 बार का प्राइम मिनिस्टर, 3 बार का चीफ मिनिस्टर बन ही गया ना भाई। तो इस सब चक्कर में मत रहिएगा आप, सुनिए, इन सब चक्कर में मत रहिएगा। अभी आपका एज ऐसा है, आपको लगता है बहुत बुद्धिमान है, पर आप उतने बुद्धिमान नहीं है, आपको जरूरत है इन सब चीजों की। तो आप रहिए फोकस्ड, क्या रहिए? फोकस्ड अपने पढ़ाई पे। दुनिया जो भी करती है करने दो, तुमको अच्छा लग रहा है देख लो, नहीं अच्छा लग रहा है आंख बंद कर लो, निकल लो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताइए आप। पर किसी को डिस्टर्ब मत करो अगर आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो। चलिए अगला, मनी मार्केट हो गया, टैक्स सेविंग हो गया। टैक्स सेविंग में बताइए, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स डिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलिए, अगला रियल एस्टेट। नाम से ही लग रहा है, पैसा कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में लगाएगा। कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में लगाएगा। हेज फंड्स, नाम से लग रहा है, सुनो, ये रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। पढ़ाया था तुम लोग ये सब चीज, रिस्क को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, ये अच्छा रिटर्न देंगे ऐसा वादा करेंगे, या ये बोलेंगे कि भाई मैं रिस्क नहीं होने दूंगा, आपका पैसा बचा दूंगा मैं। चलिए अगला, फंड ऑफ फंड। ये गजब है, फंड ऑफ फंड। याद रखना, फंड ऑफ फंड में क्या होता है? इन्वेस्टर ने दिया पैसा किसको? फंड ऑफ फंड का मतलब हो गया म्यूचुअल फंड 1। म्यूचुअल फंड 1। देखिए कितना समझदार है म्यूचुअल फंड। कहा मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा म्यूचुअल फंड 2 को देता हूं, मैं पैसा म्यूचुअल फंड 3 को देता हूं, मैं पैसा म्यूचुअल फंड 4 को देता हूं। इनका मतलब अ नंबर ऑफ, नहीं समझे आप? तो इसका मतलब बताइए, म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड को आपने पैसा दिया है, क्या वो अपना दिमाग लगा रहा है या दूसरे के दिमाग पर उसको ज्यादा विश्वास है? ये उसी ढंग से है। सोच देखिए आप, आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन लेना है। ग्रीन स्क्रीन लेने से आप जानते हैं पीछे का बैकग्राउंड कट जाता है, ठीक है? और पीछे आप लिख दीजिए एनकेजे न्यूज, और ऐसे बैठ जाइए
और सामने 10 न्यूज़ चैनल रखिए, 10 टीवी सामने लगा दीजिए, आज तक, और कौन है, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज़। हाँ अच्छा, आज तक पे चला, प्रधानमंत्री आए, तुम ऐसे प्रधानमंत्री अभी तुरंत आए हैं, देख कहां से रहे हो, आज तक से। आप बताइए, इसका मतलब इनका एक भी कैमरामैन नहीं होगा, इनका एक भी कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक रूम होगा, कैमरा होगा, ग्रीन स्क्रीन होगा और 10 टीवी लगा होगा, 10 टीवी के न्यूज को पकड़ के बोल दे रहा है। अच्छा ऐसे भी होते हैं कि नहीं? अच्छा अगर ऐसे नहीं होते हैं तो एक न्यूज चैनल प्रधानमंत्री को दिखा रहा, सारा न्यूज चैनल उसी को दिखा रहा। अच्छा सब पे एक जैसा ही न्यूज चलते रहता, आप देख लीजिएगा। एक एनडीटीवी थोड़ा अलग दिखाता था तो अलग ही हो गया, वो पूरा अलग ही कर दिया गया उसको। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो देखिए इसका मतलब न्यूज चैनल इनका अपना कोई भी बेस नहीं है, इनका अपना कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये जो फंड ऑफ फंड है, ये अपने पे विश्वास रख रहा है या दूसरे म्यूचुअल फंड में विश्वास रख रहा है? अब सुनिएगा, ये भारत में परमिसेबल नहीं है। अभी भारत में फंड ऑफ फंड परमिसेबल नहीं है, और अगर परमिसेबल है भी तो सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। मतलब भारत में फंड ऑफ फंड पॉपुलर नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। तो जरा फंड ऑफ फंड एक ही लाइन लिखा हुआ, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ। दे इन्वेस्ट अपना दिमाग से या दूसरे के म्यूचुअल फंड की यूनिट में। अच्छा फंड ऑफ फंड में तुमको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, क्यों? अरे 2 बार कमीशन कटेगा। एक तो जो म्यूचुअल फंड सच में पैसा लगाया होगा बेचारा, वो कमीशन काटा होगा, वो दिया होगा फंड ऑफ फंड को, फिर फंड ऑफ फंड कमीशन काटा होगा, अब फिर तुमको जाके मिलेगा। नहीं समझे आप? चलिए आगे चलें। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब आइए जल्दी से, ये पैसा कहां लगाएंगे भाई? ज्यादातर वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी। प्राइमरली का मतलब मेन, जैसे 70%, 80% पैसा ये कहां लगा देंगे? गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। इसलिए उनका क्या नाम है? टिक मारे हो ऐसे, टिक मारे, टिक मारो। प्राइमरली इन गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने किया ऐसे ही करो। कर दिया, आगे बढ़े। चलो गोल्ड रिलेटेड के लिए, हाँ अब आ जाओ, कौन सा स्कीम बोलो जल्दी से। स्पेशल स्कीम के अंदर ये देखो, एक्चुअली ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्पेशल स्कीम, ये सब एक जैसे ही हैं लगभग। मैं बता रहा हूँ कैसे, सुनना अब अच्छे से मैं बताता हूँ। चलो एक काम करो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है ना, 9 लाइन तुम पढ़ जाओ। जब तुम पढ़ोगे ना तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देख लीजिए, इंडेक्स फंड बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? इंडेक्स फंड। यहां पे भी देखो क्या वर्ड चलेगा, इंडेक्स फंड। ये सब एक ही है, आप पढ़िए पहले, मैं फिर एग्जांपल दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। पढ़ जाइए जल्दी से। तो बीएससी सेंसेक्स टॉप 30, एनएससी निफ्टी टॉप 50 पढ़ाया था ना ये सब। चलो पढ़ो पूरा। और बहुत बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम भी हो सकता है, सेक्टरल स्कीम भी हो सकता है, ए ग्रुप वाला भी हो सकता है, बी ग्रुप वाला भी हो सकता है। पढ़ लिया? अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पढ़ा तुमने? चलो अब बताता हूँ ये क्या होता है, इधर देखो। तुम लोग को याद होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मुझे शायद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ाना था, और मैंने बोला था कि ये जो म्यूचुअल फंड चैप्टर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा ये, और वो सुनहरा पल आ चुका है। आइए देखिए ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये ना, ये देखो क्या रही, ये तो गलत आ गया, ये भी गलत आ गया। गया कहाँ भाई, है कि नहीं?
होगा 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 ये। चलो समझो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, ठीक है। जरा देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये है क्या, इसके अंदर है क्या। एक तरफ निफ्टी है और एक तरफ ईटीएफ है। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, देखो इधर देखो ऐसे, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, ईटीएफ। अब समझना इसका मतलब क्या है, पर इधर देखिए आप। सबसे पहले निफ्टी को पकड़ते हैं। अच्छा निफ्टी क्या, कितने कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज लेता है, टॉप 50, टॉप 50 कंपनीज को के मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या लेता है, एवरेज लेता है, ये है ना। इधर देखो, अच्छा टॉप 50 में जरूरी है एक सेक्टर की कंपनी हो या अलग अलग सेक्टर की हो सकती है। कोई फार्मा सेक्टर का भी कंपनी हो सकता है, कोई आईटी सेक्टर का भी कंपनी हो सकता है, कोई एनर्जी सेक्टर की भी कंपनी हो सकती है, कोई टेलीकॉम सेक्टर का भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का भी हो सकता है, अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है रिलायंस, तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो वो आ गया आपका जनरल एंटरप्राइजेस में आ गया। सेकेंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक, ये कौन हो गया भाई, फाइनेंशियल हो गया। तीसरे पे मालूम चला हीरो मोटोकॉर्प आ रहा है, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, नहीं समझे। नंबर 4 पे मालूम चला आपका बताओ फार्मा में, को बताओ कंपनी का नाम, सिप्ला आ रहा है, तो मालूम चला सिप्ला आ गया। तो भाई वो तो एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 कंपनी निकालते हैं। टॉप 50 में तो अलग अलग सेक्टर्स के हो सकते हैं। तो सुनिए क्या होता है, लोग इसी निफ्टी को बना देंगे ईटीएफ। क्या बना देंगे, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब फंड में वो क्या करेंगे, सुनिए सुनिए ध्यान से, फंड में वो क्या करेंगे, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा, क्या खरीदा आपने, निफ्टी ईटीएफ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा तो इट इज डैम श्योर कि आपका पैसा निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टेड है, नहीं समझे। तो क्या उसका जो एएमसी होगा या फंड मैनेजर होगा वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, या ऐसे बैठा हुआ है निफ्टी के टॉप 50 को देख रहा है। अच्छा निफ्टी का टॉप 50 चेंज भी होता रहता है, अरे चेंज नहीं हो जाएगा। किसी कंपनी का एम कैप गिर गया तो टॉप 50 से बाहर हो गई वो, किसी का एम कैप बढ़ गया तो टॉप 50 में आ गया। तो अगर टॉप 50 चेंज हुआ तो ये भी टॉप 50 को क्या करेंगे, मतलब ये भी अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 नंबर पे चल रहा है, मान लो 50 नंबर पे चल रहा है आईटीसी, कौन चल रहा है, आईटीसी। तो आईटीसी टॉप 50 में है अभी, तो इनका पैसा किस में लगा हुआ है, आईटीसी में लगा हुआ है। अच्छा मान लो आईटीसी 51 पे पहुंच गया और आईटीसी के जगह पे आ गया टीसीएस, तो फिर वो क्या करेंगे, आईटीसी से पैसा निकाल के किस में लगा देंगे, टीसीएस में। तो अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा है, इसका मतलब वो आपका पैसा कहां इन्वेस्टेड है, निफ्टी के टॉप 50 में। अच्छा टॉप निफ्टी बढ़ा तो तुम्हारा भी ईटीएफ बढ़ेगा, और क्या गिरा बोलो, अगर निफ्टी गिरा तो तुम्हारा भी ईटीएफ गिरेगा। बात समझ में आ गया। बस निफ्टी का शेयर का दाम होगा एम कैप होगा, ईटीएफ का यूनिट का दाम होगा, क्या दाम होगा, यूनिट। क्लियर नहीं क्लियर है। तो जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो ईटीएफ में किसी स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनी को खरीदते हैं या निफ्टी के टॉप 50 को खरीद लेते हैं, एक तरीके से निफ्टी के टॉप 50 को खरीद लिए। अब इसमें फायदा आपको ये होगा, अब बोलोगे सर हम तो ऐसे खुद भी खरीद सकते हैं। अरे आप खुद भी खरीदने के लिए एक तो आपके पास इतना पैसा नहीं है, अरे टॉप 50 का एक एक शेयर भी खरीदोगे तो 50 शेयर खरीदना पड़ेगा ना। 50 शेयर के लिए भाई इतना पैसा भी तो होना चाहिए। आज 10 रुपया है पॉकेट में, तो 10 रुपया तुम ईटीएफ को दे दो, 10 रुपया तुम किसको दे दो, ईटीएफ को। पर ईटीएफ के पास तुम्हारा ही सिर्फ 10 रुपया थोड़ी है, वो बहुतों का 10 रुपया है, तो वो बन गया होगा 10,000 करोड़। क्या बन गया होगा, 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ तो आराम से 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो सकता है। नहीं समझ में आया इन लोग, आ रहा समझ में। तो जरूरी है ये सिर्फ निफ्टी से जोड़ते हैं या ये सेंसेक्स से भी जोड़ते हैं, नहीं समझ में आया इन लोग को। अभी तुम लोग देखे नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ था, सिर्फ निफ्टी से जोड़ा था, मतलब बेंचमार्क सिर्फ निफ्टी हो सकता है या बीएसई सेंसेक्स भी हो सकता है, एनएससी 50 भी हो सकता है भाई निफ्टी, या बहुत बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब देखो ऐसे बैंकेक्स, नाम सुना है बैंकेक्स, इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनी को रखते हैं वो लोग, सुना होगा आपने, बैंकेक्स का नाम सुना होगा। फार्मैक्स, फार्मैक्स का मतलब बहुत बार वो सेक्टरल स्कीम्स भी ला सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये इसी ढंग से है, बात समझ में आ रहा है। तो एक बात बताइए जल्दी बताओ,
तो क्या इस स्कीम के अंदर वो लोग पैसा लगाते हैं जिनको सीधा इंडेक्स से ही मतलब है। किससे मतलब है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी। क्या होता है इंडेक्स? सेंसेक्स। क्या होता है? एक्सएक्स 40, है ना। ऐसे ही आपको याद होगा, कभी देखिएगा आप स्टॉक मार्केट तो ग्रुप ए कंपनी, ग्रुप बी कंपनी, ग्रुप सी कंपनी, ग्रुप में भी बांट देते हैं कंपनीज को अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ग्रुप ए में कौन सी कंपनीज आती होंगी? ब्लू चिप, सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को, ब्लू चिप। ग्रुप बी में मिड कैप, क्या होता होगा? मिड कैप। ग्रुप 3 में स्मॉल कैप। जो स्मॉल कैप है अभी उसका मिड कैप और लार्ज कैप बनना बाकी है, तो ज्यादा पैसा कौन देता है? हमेशा स्मॉल कैप। देखिए हम आप लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, हम लोग उतना नहीं जानते मान लो, तो हम लोग को क्या सुना? रिलायंस में पैसा लगा दो। लेकिन आप देखिएगा स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर सब है, म्यूचुअल फंड सब, ऐसे ऐसे कंपनी में पैसा लगाता है, इसका नाम भी नहीं सुने होगे तुम। और शेयर कैसे खरीदता मालूम है? खरीदा 1 रुपया 10 पैसे पे, अब बेचा 1 रुपया 35 पैसे पे। 25 पैसा एक शेयर पे, और 100 करोड़ शेयर से, तो समझिए। तो इनका इतने इतने मार्जिन से पैसा कमाते हैं ये, और ऐसे ऐसे कंपनी को ढूंढते हैं जिसका नाम भी हम नहीं जानते, समझे। वो हिडन, हम लोग को सिर्फ क्या पता होता है? टॉप 30 सेंसेक्स, बस। वो टॉप 30 का भी नाम बहुतों को याद नहीं होगा इस क्लास में। अगर मैं टॉप 30 का नाम पूछ लूं 30 कंपनी का तो नहीं बता पाओगे। मुझे रिलायंस, टाटा, बिरला, और अब अंबानी अडानी ये सब भी आने लगा, है ना। चलो मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया तुम्हें, क्लियर है जी। चलो अब बताओ आगे क्या पढ़ रहे हैं। ऑफशोर फंड, नाम से लग रहा है ऑफशोर का मतलब क्या होता है? फॉरेन। अरे ऑफशोर का मतलब क्या होता है? फॉरेन। तो बताइए ये फॉरेन फंड्स में पैसा लगाएंगे, मतलब फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाएंगे। और फॉरेन कंपनी में जाते कौन सा लॉ लगेगा? फेमा। और फेमा के अंदर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? और ये क्या माना जाएगा? ओडीआई। एफडीआई या ओडीआई? अरे एफडीआई में हमें पैसा मिलता है, ओडीआई में हम पैसा लगाते हैं। ओडीआई मतलब सर वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तुम लोग अभी फेमा तो होना बचा हुआ है ना, कराऊंगा मैं। अच्छा न्यू डायरेक्शन फंड कहां लगाएगा पैसा? स्टार्टअप बोलो ना यार सीधा, ये ज्यादा पैसा कहां लगाएंगे? स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब ऐसे कंपनी में पैसा लगाएंगे जो न्यू डायरेक्शन है। न्यू डायरेक्शन का मतलब जो आज तक कभी भी उस पर कोई कंपनी घुसी नहीं है। अब मालूम होगा आज तक वो अनटच्ड है, क्या पता उसमें घुसते ही इतना प्रॉफिट हो जाए, नहीं हो जाए। आपको मालूम है न्यू चीजों में ज्यादा है। अब पहले किसी को मालूम नहीं था कि ओला कैब भी हो सकता है, ओला कैब भी हो सकता है, किसी ने नया सोचा और देखो आज हीरो बन गया वो, है ना, है कि नहीं। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो अनटच्ड एरिया को पकड़ते हैं, और अनटच्ड एरिया में कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं, और कभी कभी वो आपका काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। पीडब्ल्यू देखो, किसी ने सोचा नहीं था कि आईआईटी और वो जो मेडिकल की तैयारी होती है वो 5,000 में भी हो सकती है। वो 5,000 10,000 रुपये में क्या करवा दे रहा है? मेडिकल का प्रिपरेशन करा दे रहा है, क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो रहा है। वो 10,000 एक से नहीं ले रहा है, 20,000 बच्चों से 10,000 ले रहा है। टीचर तो उतना ही रखा है, एक ही टीचर तो पढ़ा रहा है सबको, तब नो कितना 1,000 करोड़ की कंपनी बन गई है शायद वो पीडब्ल्यू जो है। हाँ लेकिन जब वो सीए में आया तो फेल कर गया, क्योंकि सीए में क्या होता है, टीचर सीए में सब में टीचर की पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टीचर का पर्सनल ब्रांडिंग तुम देखो उस सब में जो एलएन है कोचिंग, और बोलो कौन कौन है, एलएन है और बोलो आकाश है। अच्छा बताओ किसी से पूछ लिया आकाश का कौन टीचर है, मैंने आकाश ब्रांड ज़्यादा नामी टीचर का पता ही नहीं है। वो मन्नू लाल को लाए तो भी पढ़ लोगे, बन्नू लाल को लाए तो भी पढ़ लोगे। और तो मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था इंजीनियरिंग का कोई लड़का, कि ये सब इतने बड़े लेवल पे हैं टीचर का नाम बोलने नहीं देते हैं। ये जानते हो क्या नाम रहता है? जैसे किसी लड़की टीचर का नाम है मालूम है रुपिंदर कौर, तो उसका नाम है फिजिक्स कौर मैम। मैंने कहा फिजिक्स कौर, वो पर्सनल ब्रांड नहीं बनने देता है टीचर का, नहीं समझे। आप मान लो पीडब्ल्यू पे या कहीं पे भी उन्होंने इन्फ्रा दिया हजारों करोड़ रुपए का, और तुम वहाँ के अपना ब्रांड बना लिए और छोड़ के भाग गए। जैसे मेरे बगल में हुआ, मेरे यहाँ ही आया, मेरे यहाँ पढ़ाया, 2 साल पढ़ा के हीरो बन गया और निकल दिया, और मेरे बगल में कोचिंग खोल दिया है। बहुत लोग हैं ऐसे। अरे लक्ष्मी नगर में जितने हैं वो सब यहीं के ओरिजिन है, क्योंकि सबसे पुराना कोचिंग तो यही है ना। ये सब यहाँ पे 1-1 साल 2-2 साल पढ़ा के धोखा दे के भागा हुआ है। इसलिए तुम लोगों को पढ़ाने का स्टाइल देखना मेरे से बहुत मैच करता है उन लोग, बस वो लैंग्वेज बदलते हैं पर बोलने का तरीका मेरा ही रहता है, क्योंकि सब के सब मेरे से सीखे हुए हैं।
और अगर देखना है तो मेरे नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस फर्स्ट आईडी को देखो, वो जितने टीचर जब मेरे यहाँ आए होंगे तो उनका प्रचार किया होगा मैंने, उस सबका फोटो लगा हुआ है। 2016-17 में देख लीजिएगा, तो झूठ थोड़ी बोल सकता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सब यहीं का ट्रेंड है और यहीं से आज भी सीखता है। लेकिन बेवकूफ़ बच्चा कौन है जो ओरिजिनल को छोड़ के कॉपी में जाता है? तो बेवकूफ़ बच्चा है ना। चलिए खैर, क्या बता रहा था आपको अभी, किस बात में मैं बात कर रहा था इससे पहले? यही जो न्यू डायरेक्शन है। क्या है? न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन में जानते हो आपको रिटर्न बहुत हाई है अगर वो काम कर गया तो, नहीं तो फेल भी हो जाता। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। क्या बन गए हैं? यूनिकॉर्न। क्या होता है यूनिकॉर्न? तुम लोग को तो यूनिकॉर्न के बारे में मालूम होगा। ओयो जो है वो भी यूनिकॉर्न है, जानते हो ओयो? अच्छा, ओयो को लेकर मैं देखता हूँ बड़ा नेगेटिव। ओयो बोल दिया, सारा बच्चा हंसने लगता है। अरे हंसने वाला क्या बात है? वो एक बहुत बड़ा बिजनेस, रितेश अग्रवाल उसका ओनर है। उसने सोचे, उसने कितना अच्छा सोचा और कितनी अच्छी फैसिलिटी दी सबको। चलो आगे आइए जी। हाँ अगला बोलो, जल्दी बोलो अगला। बताओ ये पैसा कहाँ लगाएगा? अच्छा ये शुरू से था या नया जुड़ा है? नया। तो देखो रेड में आ रहा है। आइए, ऐसे सिल्वर कलर होना चाहिए था, सिल्वर में लिखता तो दिखाई नहीं देता। जल्दी बताइए ये प्राइमरली कहाँ पैसा लगाएंगे? फिर वही, या तो सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा प्राइमरली का मतलब ज्यादा पैसा। अब ज्यादा पैसा यहां लिखा ही हुआ है, 95% पैसा आपका कहां लगा होना चाहिए? सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट कौन है? सिल्वर। जैसे कमोडिटीज मार्केट, क्या उसमें सच में सिल्वर रहता है या सिल्वर को सिर्फ यूज करते हैं कि प्राइस को यूज करते हैं सिर्फ? चलो अच्छा एक बात बताइए, सिल्वर रिलेटेड में कौन आएगा? देखो यहां लिख दिया, देखो सिल्वर तो सिल्वर ही होता है। देखो सिल्वर वर्ड का मतलब तो क्या हो गया? चांदी। लेकिन सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग प्रोडक्ट कौन है? सिल्वर। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला बोलो कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम। ये सब मिला के हो गया नंबर 15। चलो सीधा बोलो, ये ज्यादातर प्राइमरीली पैसा कहां लगाएंगे? सुनो अपने, रुको 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 रुको। ये डेट में लगाते हैं, डेट सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। किनके? किनके? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के। अब सिक्योरिटाइजेशन तुम लोग को पढ़ा चुका हूं मैं, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, याद है? भूल गया तुम लोग सब कुछ? मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी पढ़ाया था तुम लोग को, ठीक है। चलो अगला, आगे बढ़ जाओ। अगला कौन है? नंबर 16 पे कौन है? कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। इसका मेन काम क्या होगा मालूम है? तुम्हारा कैपिटल बचा लेगा। बोलो सर कैपिटल बचा लेगा मतलब? आज मैंने 10 दिया तो 10 साल के बाद भी 10 ही मिलेगा? ना 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 ना, आज 10 दिया तो 10 साल के बाद 10 मिला तो गिर गया दाम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ लेकिन 10 साल के बाद मान लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो 10 रुपया उस समय होना चाहिए था 16 का, तो 16 आपको दे देगा। नहीं समझे? प्रॉफिट दे ना दे, क्या दे ना दे? प्रॉफिट दे ना दे, लेकिन आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके हिसाब से उतना बचा के रखेगा। अब बोलोगे सर तो फिर क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? बैंक में 10 रुपया रखते तो वही 4% और 6% इंटरेस्ट मिलता। क्या महंगाई 4% 6% से बढ़ती है? कि महंगाई कभी कभी ज़्यादा से बढ़ जाती है, और जितने ज़्यादा से महंगाई बढ़ती है उतना प्राइस, मतलब पैसे का वैल्यू घटता है। नहीं समझ में आया आपको? तो 10 रुपया और आपको 10 साल के बाद वो कितना दे रहा है? 16 मान लीजिए। तो इसका मतलब उसने 16 रुपया 10 ही वापस किया है, जिसकी वैल्यू आज कितनी हो चुकी है? 16। लेकिन इतना है कि वो 16 से कम नहीं होने देगा, आपका कैपिटल बचा लेगा। क्या बचा लेगा? कैपिटल। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई हमें लॉस छोड़ो, प्रॉफिट छोड़ो, कैपिटल बचा लो, मेरे लिए वही जरूरी है। तो कौन से स्कीम में पैसा लगाएंगे? कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम में पैसा लगाएंगे। ठीक है जी, ये पढ़ा चुका हूं लीवरेज फंड वाला कहानी। अब क्या पढ़ना हम लोग को? एनएवी। कहा सब प्रैक्टिकल ब्रेक के बाद कराते तो थोड़ा शुभ लगता है ना, है ना? जिसमें अभी टाइम हुआ नहीं है। टाइम हो गया? क्या टाइम हुआ? अच्छा 12:51 होते ही 1 बज जाता है हमारे यहाँ। ये घड़ी जो है मुझे ठीक कराना पड़ेगा कि 12:50 होते अपने आप सुई कहाँ पहुंच जाए? 1 पे पहुंच जाए। चलिए कोई बात नहीं है। अब फ्रेश माइंड से हम क्या शुरू करेंगे? प्रैक्टिकल। क्या शुरू करेंगे? प्रैक्टिकल। तो तुम लोग को ब्रेक दे दूं? चलो क्या टाइम हुआ अभी? 12:51।
इसमें 30 मिनट जोड़ूंगा तो 1:10 इधर 10 ये 1:20। 1:20 पे वापस मिलेंगे हम। कैसे 25 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। 1:20 पे वापस मिलेंगे, जल्दी जाइए, लंच करके वापस आइए। और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे बोलो? हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।